हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पोद्दार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से इस चैप्टर को पूरा पढ़ना। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या मतलब होता है? देखो, स्कूल में हम लोग सभी इक्वेशन पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए कि इक्वेशन लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल है, इस साइड का जो वैल्यू है वो हमेशा इस साइड के वैल्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वेशन वर्ड का मतलब ही होता है दोनों साइड क्या होगा, बराबर बराबर होगा, ठीक है। इसी बेसिस पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया गया है। अकाउंटिंग इक्वेशन इस टाइप का है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या फिर आप इसको लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक। इसका मतलब भी इसी इक्वेशन की तरह है, इस साइड का वैल्यू यानी एसेट का टोटल सम और कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल सम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ओके। अब आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए मेरा ये कोचिंग सेंटर है, मैंने इसको 5 लाख रुपए लगा, घर से 5 लाख रुपए ला के मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक। 5 लाख रुपया जो घर से ला के बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल, मतलब कोई भी 5 लाख नहीं, कोई भी अमाउंट जो हम लोग घर से ला के बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं उस अमाउंट को कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। और जो आउटसाइड के लोगों का पैसा होता है उसको लायबिलिटी बोला जाता है। जैसे मान लो 5 लाख रुपया घर से लगा दिया और पैसा रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, तो और जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग कहाँ से लाएंगे? या तो बैंक से लोन लेंगे, या किसी फ्रेंड से लोन लेंगे, या किसी रिलेटिव से लोन लेंगे। मान लो बैंक से लोन ले लिया, कितना लाख, 2 लाख रुपया। बैंक से जो 2 लाख रुपया लोन लिए, ये क्या है, ये लायबिलिटी है। यानी कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो किसी दूसरे आदमी का है, जो हमने उससे उधार लिया है और बाद में वो पैसा हमको चुकाना पड़ेगा, वो किस कैटेगरी में आएगा, लायबिलिटी के कैटेगरी में आएगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में आप लायबिलिटी का मतलब कर्ज समझ सकते हैं, लोन समझ सकते हैं, उधार समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस 2 तरह का पैसा से चलता है, एक तो अपना पैसा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, और एक किसी बाहरी आदमी का पैसा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। अब बाहरी आदमी का पैसा मतलब लोन भी हो सकता है। मान लो मेरा बिजनेस है और मेरे सप्लायर कोई 50,000 का सामान उधार देता है, कोई 1 लाख का सामान उधार देता है, तो जो भी उधार है जिनसे हम लोग उधार लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस में जिससे उधार में गुड्स परचेज किया जाता है, क्रेडिट में गुड्स परचेज किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। ये भी एक आउटसाइडर है। इससे जो हम लोग उधार लेंगे ये मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी कोई भी टाइप का पैसा जो किसी और का है और मेरे ऊपर उसको पेमेंट करने का लायबिलिटी बनता है, लायबिलिटी मतलब बाउंडेशन बनता है, वो सब मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। अब आइए जल्दी से इसको समझते हैं। मान लो 5 लाख रुपया मैंने अपने घर से ला के लगा दिया बिजनेस में, ये 5 लाख हो गया कैपिटल। 2 लाख रुपया बैंक से लोन ले लिया, ये हो गया लायबिलिटी। टोटल बिजनेस में 7 लाख रुपया लग गया। अब आप लोग देखो, इस 7 लाख से हम लोग क्या करेंगे, एसेट परचेज करेंगे बिजनेस के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना था, 5 लाख घर से लगा दिया, 2 लाख बैंक से लोन ले लिया। अब इससे क्या होगा, एक जगह लेना होगा, फर्नीचर खरीदना होगा, और भी बहुत तरह का एसेट परचेज करना होगा। तो जो भी चीज़ हम लोग खरीदेंगे एसेट, वो इस अमाउंट के बराबर होगा, इस अमाउंट से कम होगा, या इस अमाउंट से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर है कि जितना बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, 5 लाख अपना, 2 लाख बैंक से लोन लेके, एसेट यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक,
कैश इन हैंड, ये इसका टोटल हमेशा इस अमाउंट के बराबर ही होगा, ना तो इससे ज़्यादा होगा और ना इससे कम होगा। ठीक है, यानी कि इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका रूल समझ लीजिए। इसका रूल क्या है? रूल ये बोलता है कि इस साइड अगर कुछ इंक्रीज़ होगा तो इस साइड भी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होगा, इस साइड कुछ डिक्रीज़ होगा तो इस साइड भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, या फिर इस साइड का ही कोई आइटम बढ़ेगा, कोई आइटम घटेगा, लेकिन दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे इस साइड का आइटम कोई बढ़ेगा कोई घटेगा का मतलब इस साइड में और कौन है? ये तो अकेला है, एसेट इसका नाम है। एसेट के अंदर बहुत सारे एसेट का नाम आएगा। अभी हम लोग एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखेंगे, उस फॉर्मेट में आपको क्लियर हो जाएगा कि एसेट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, और या फिर इसी साइड का कोई आइटम इंक्रीज़ होगा, कोई आइटम डिक्रीज़ होगा, लेकिन बोथ साइड का टोटल हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस साइड का आइटम का मतलब लायबिलिटी के अंदर भी ढेर सारे आइटम्स होते हैं, उनका क्या क्या नाम है ये अभी हम लोग एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखेंगे और उस फॉर्मेट में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, रूल एक बार फटाफट से फिर से देख लीजिए। इस साइड इंक्रीज़ होगा, इस साइड भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन टोटल हमेशा इक्वल होगा। इस साइड डिक्रीज़ होगा तो इस साइड भी डिक्रीज़ होगा, लेकिन टोटल हमेशा इक्वल होगा। या फिर इसी साइड का कोई आइटम इंक्रीज़ होगा, कोई आइटम डिक्रीज़ होगा, लेकिन टोटल दोनों साइड का इक्वल होगा। या फिर इस साइड का कोई आइटम इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, लेकिन टोटल हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, आइए अब हम लोग एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जिसके एक तो इस चैप्टर के अंदर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट भी बनाने बोलेगा। और बैलेंस शीट लिखने का एक और फ़ायदा है कि आप एसेट में क्या क्या नाम आता है और लायबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या नाम आता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब आप 11 में सीख रहे हैं, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। इस साइड को एसेट साइड बोलते हैं। सभी एसेट्स को इस साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है। और ये लायबिलिटी साइड, लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड होता है। इस साइड में लायबिलिटीज़ को लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए लायबिलिटी में सबसे फर्स्ट में लिखा जाता है कैपिटल। अब आप लोग बोलेंगे कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिख रहे हैं? कैपिटल लायबिलिटी तो अलग होता है, कैपिटल अलग होता है। देखिए लायबिलिटी भी, कैपिटल भी लायबिलिटी ही होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमारा एक और चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कंसेप्ट। उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बताता है कि बिजनेस और उसका जो प्रोप्राइटर यानी ओनर होता है उसका एंटिटी अलग अलग होता है और बिजनेस प्रोप्राइटर के पैसे से चलता है। जैसे मान लो ये कोचिंग सेंटर है और मैं यहाँ का प्रोप्राइटर हूँ। ठीक है, इस कोचिंग सेंटर में 5 लाख रुपया मेरा लगा है। ठीक है, और लेकिन जो अकाउंट्स बनेगा ये किसका बनेगा? तो कोचिंग सेंटर के नाम पर यानी बिजनेस के नाम पर बनेगा। अब इस बिजनेस से कोई पूछेगा कि आप बताओ ये 5 लाख कहाँ से आया, तो 5 लाख बिजनेस का नहीं है, किसका पैसा है? मेरा पैसा है। यानी कि मैं एक अलग इंसान हूँ और मेरा जो बिजनेस है वो अलग इंसान की तरह है। ठीक है, मेरा पैसा बिजनेस में लगा है। यानी ये जो 5 लाख रुपया कैपिटल है ये बिजनेस का पैसा नहीं है, ये मेरा पैसा है। यानी ये बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि मेरा एंटिटी और मेरे बिजनेस का एंटिटी दोनों सेपरेट सेपरेट है। इसलिए ओनर का जो पैसा बिजनेस में लगता है वो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाता है। और अगर मैं अपना पर्सनल बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये कैपिटल मैं अपने पर्सनल बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट बोल के लिखूंगा। यानी मेरे लिए ये पैसा इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस के लिए पैसा लायबिलिटी है और इसका नाम क्या है? कैपिटल है। ठीक है, अब इस साइड में कैपिटल इनसाइड लायबिलिटी है और अब हम लोग इसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या होगा? जैसे कि क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया,
ये सभी चीज़ लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। एडवांस इनकम, ये लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इस साइड एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और लास्ट में कैश इन हैंड। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। अब देखिए इसका डबल फ़ायदा है। इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को लिखने से दो फ़ायदे आपके होंगे। एक तो क्वेश्चन में, अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने बोलेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे और ये इस फॉर्मेट से हमको बहुत हेल्प मिलेगा। और दूसरा कि आपको ये पता चल गया कि एसेट के अंदर इतना सारा नाम होता है, लायबिलिटीज़ के अंदर इतना सारा नाम होता है, ठीक है। जल्दी से इसका नोट डाउन करो इसको और फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे आपके बुक का, जिसके हेल्प से आप समझ जाएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है। देखो इसका फॉर्मेट कैसा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, यानी यहाँ हो गया सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, और यहाँ पर वो हमारा फॉर्मूला लिखाएगा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या फिर आप लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेन फॉर्मेट हो गया। ये जो भी क्वेश्चन बनेगा ये फॉर्मेट तो बनेगा ही बनेगा। ये हो गया। अब देखिए ट्रांजैक्शन का कॉलम बहुत से टीचर बनवाते हैं, बहुत से टीचर नहीं बनवाते हैं। अगर आपके स्कूल में ट्रांजैक्शन का कॉलम टीचर बोलते हैं बनाने तो बनाना, नहीं बोलते हैं तो मत बनाना, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाने से अच्छा रहता है। अब आओ एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब नहीं, इससे पहले अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चैप्टर में ये हो जाती है कि एसेट के अंदर, अभी हमने देखा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में एसेट के अंदर बहुत सारे नाम आ सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्ड। यहाँ पर सारे एसेट का नाम प्लस 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 करके लिखना है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस बैंक प्लस बिल रिसीवेबल प्लस ये, यानी कि बहुत सारा नाम यहाँ पर आ जाएगा। और लायबिलिटी में भी बहुत सारा नाम आ जाएगा, यानी कि फॉर्मेट बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन हर एक क्वेश्चन में हर एक एसेट या लायबिलिटी का नाम नहीं आता है, कुछ एसेट या कुछ लायबिलिटीज़ का ही नाम आता है, यानी कि 2 या 3 एसेट, 1 या 2 लायबिलिटी, ठीक है। मैक्सिमम लोग इसमें गलती क्या करते हैं, जिसके कारण ये चैप्टर उनके लिए बहुत हेडेक बन जाता है, वो गलती ये करते हैं कि वो लोग पहले डिसाइड नहीं करते हैं कि यहाँ कौन कौन सा एसेट या लायबिलिटी का नाम लिखना चाहिए, और वो लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। एक एसेट मिला, यहाँ पे लिखा, दूसरा यहाँ कैपिटल लिखा, बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर बीच बीच में नए नए एसेट और लायबिलिटीज़ का नाम वो इस फॉर्मेट के अंदर ऐड करते हैं, जिसके कारण ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल चैप्टर बन जाता है। और फिर
एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद स्टूडेंट इस चैप्टर को बनाना ही बंद कर देता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि एसेट के अंदर क्या क्या नाम जाएगा और लायबिलिटी के अंदर क्या क्या नाम जाएगा, और उसके बाद ही क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी का नाम लिखना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इस चैप्टर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपके बुक का लेते हैं और उस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि इस एक अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छी तरह से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके बुक का। अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मान लो ये बुक सभी स्टूडेंट के पास नहीं हो तो दिक्कत होगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है। सेकंड नंबर, ही परचेज्ड फर्नीचर। ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। ही पेड रेंट। थर्ड पॉइंट, ही पेड रेंट ऑफ ₹200। फोर्थ नंबर, he purchased goods on credit। he purchased goods on credit ₹3,000। 5 number point, he sold goods ब्रैकेट में कॉस्ट 2,000, कॉस्ट ₹2,000 for ₹5,000 फॉर कैश। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट करिए। और अब देखो हम लोग इसको कितनी अच्छी तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन ये है हमारा, और अब हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि एसेट में क्या क्या नाम होगा, लायबिलिटी में क्या क्या नाम होगा, और देखना कितने अच्छे तरीके से अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000। हम लोग यहाँ नोट कर रहे हैं, तुम लोग इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर मत लिखना, ठीक है। एक एसेट के नाम पर बिजनेस में क्या आया, कैश। अजीत नाम का आदमी 20,000 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस में वो 20,000 रुपया लेके आया है। ये 20,000 रुपया कैश है, और ये कैश वो क्या चीज़ के नाम पर लेकर आया है बिजनेस में, कैपिटल के नाम पर लेकर आया है। यानी एक साइड बिजनेस में एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और एक साइड लायबिलिटी यानी कि कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है। दो चीज़ें इस लाइन से मिली हम लोगों को, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। फर्नीचर परचेज किया तो कैश में से माइनस होगा, पैसा जाएगा 2,000, और एक नया एसेट आपके बिजनेस में आ जाएगा, तो फर्नीचर में हम लोग ऐड करेंगे 2,000 रुपया, ठीक है। ही पेड रेंट 200। देखिए अब एक नई बात सुन लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के टाइम में अगर कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होता है उसको कैपिटल में से माइनस करेंगे, और कोई भी इनकम या गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसको हम लोग कैपिटल में प्लस करेंगे। प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस का रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, 200 रुपया रेंट पेमेंट किया, ये कैश में से माइनस होगा क्योंकि रेंट पे करेंगे तो ये कैश जाएगा बिजनेस से, कैश में से माइनस होगा। और दूसरा ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को कहाँ से माइनस करना चाहिए, कैपिटल से माइनस करना चाहिए। इसमें कोई नया हेड हम लोग ओपन नहीं करेंगे, कैश में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, ठीक है। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। 3,000 रुपया का सामान क्रेडिट यानी कि उधार में खरीदा, ठीक है। गुड्स को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, यानी कि ऐसा कोई सामान जो हम लोग रीसेल के लिए अपने दुकान में लाते हैं उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो उधार में 3,000 का सामान खरीदा। एक तो आपका स्टॉक बिजनेस में आया, ये एसेट है आपके लिए, और उधार में खरीदने के कारण आपके ऊपर एक नया लायबिलिटी बन गया क्रेडिटर का।
जिस आदमी से हम लोग उधार यानी क्रेडिट में सामान परचेस करके लाते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। और ये आपका 3000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं तो सामान तो हमारे पास आता है, उसके साथ साथ हम लोगों के ऊपर ये कर्ज भी बढ़ जाता है पेमेंट करने का, जिससे 3000 का सामान लेंगे उसको 3000 देना पड़ेगा। तो वो देना पड़ेगा तो यानी वो क्या बन जाएगा, हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा। 5th नंबर लाइन, 2000 का सामान यानी कि गुड्स 5000 में कस्टमर को सेल किया कैश में, यानी कि 2000 का सामान 5000 में सेल किया। ठीक है, सामान यानी स्टॉक कितना का गया 2000, स्टॉक में से माइनस होगा 2000 और कैश में प्लस होगा 5000। ठीक है, क्योंकि कैश आ रहा 5000, कैश में ऐड करेंगे 5000, इसमें से लेस करेंगे 2000 और 2000 का सामान 5000 में सेल करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 3000 का प्रॉफिट होगा। और जो भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल में ऐड करना चाहिए, यानी इस ट्रांजैक्शन को 3 जगह लिखेंगे। कैश में ऐड होगा 5000, स्टॉक में माइनस होगा 2000 और कैपिटल में ऐड होगा 3000। ठीक है, यानी कि आप देखो कितना आराम से एसेट में 3 नाम आ गया और लायबिलिटी साइड का 2 नाम आ गया। इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक, कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। या आप इसको क्रेडिटर को पहले लिख लें, कैपिटल को उधर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब देखिए क्वेश्चन बनने में 2 मिनट लगेगा और कहीं पर ओवरराइट मिस्टेक कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जल्दी कीजिए, इसको नोट करना है तो नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास बुक में है, जिनके पास बुक है वो बुक से देख लो, और जिनके पास बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके देखो कैसे बनता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हम लोग लिखेंगे बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस, कितना से बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000। ठीक है, कैश में लिखेंगे 20,000, फर्नीचर अभी है नहीं इस ट्रांजैक्शन में 0, स्टॉक अभी है नहीं 0, कैपिटल कितना 20,000 और क्रेडिटर अभी नहीं है इसलिए 0। ठीक है, बुक यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन से जिस एसेट या लायबिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा बस उसी के सामने अमाउंट लिखेंगे और जिसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उसके सामने हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा हुआ ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000, 2000 का फर्नीचर खरीदा। ठीक है, 2000 का फर्नीचर खरीदा, परचेज्ड फर्नीचर 2000 का फर्नीचर खरीदा, कैश में से माइनस करेंगे 2000, कैश गया 2000 रुपया तो कैश में से माइनस होगा 2000 और फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर इंक्रीज़ होगा तो फर्नीचर में ऐड करेंगे 2000। स्टॉक अभी 0 है, प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ नहीं है इसलिए कैपिटल में भी क्या होगा 0 होगा और लायबिलिटी अभी कोई है नहीं, ये भी 0 होगा। 2 इक्वेशन जब आमने सामने आ जाते हैं तो एक बार उसका बैलेंसिंग कर लेना चाहिए। कुछ लोग एक ही बार बैलेंस करते हैं जिससे मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता है, हम लोग अलग अलग ही करेंगे। ये हमारा आ जाएगा न्यू इक्वेशन, 20,000 माइनस 2000 18,000, 2000 प्लस 0 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 0। ठीक है, अब हम लोग थर्ड ट्रांजैक्शन में जाएंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, थर्ड ट्रांजैक्शन बोल रहा है ही पेड रेंट 200, 200 रुपया का रेंट पेमेंट किया, पेड रेंट 200 रुपया रेंट पेमेंट हुआ, कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश में से माइनस होगा 200, फर्नीचर में कुछ भी नहीं होगा 0, स्टॉक में कुछ भी नहीं होगा 0,
ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करेंगे। ये रूल याद कर लेना, एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस किया जाता है और इनकम और प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया जाता है। तो ये 200 रुपया यहाँ से माइनस होगा, प्लस अभी क्रेडिटर में कुछ भी नहीं हुआ, 0। 18,000 में से 200 लेस करो, 17,800, ये 2,000, ये अभी 0 है, कैपिटल हो जाएगा 19,800 और ये 0। अब देखो बीच बीच में हम लोग इसका बैलेंसिंग कर करके भी देख लेंगे कि दोनों साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इस साइड का टोटल करो, 17,800 प्लस 2,000 19,800 और इस साइड का टोटल भी आ रहा है 19,800, यानी इतना ट्रांजैक्शन हो चुका है। लेकिन आपका जो रूल है वो यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि कितना भी ट्रांजैक्शन कर लो लेकिन दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल हमेशा बराबर बराबर होगा। 4th नंबर में आइए। 4th नंबर ट्रांजैक्शन बोल रहा है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000, गुड्स ऑन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। यहाँ पर हम लोग छोटा सा लिखेंगे परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स उधार में ख़रीदा है, कैश ना आया है ना गया है, कैश के सामने क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। और फर्नीचर के सामने क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। और स्टॉक परचेस किया कितना का, 3,000 का। स्टॉक बढ़ रहा है बिजनेस में, स्टॉक एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ नहीं है, कैपिटल के सामने 0 लिखेंगे। और ये आपका क्रेडिटर बढ़ रहा है क्योंकि जब हम लोग किसी से उधार में सामान लाते हैं तो हमारे ऊपर क्या बढ़ता है, पेमेंट करने का लायबिलिटी बढ़ता है और इस लायबिलिटी में क्या करेंगे, 3,000 प्लस करेंगे। दोनों इक्वेशन आमने सामने है, इसलिए इसको क्या करेंगे, एक बार बैलेंस कर लेंगे। 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 19,800 प्लस 3,000, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी को। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करो ताकि मैं आपको पढ़ाने का जो भी मेथड है उसको और इम्प्रूव कर सकूं ताकि आपको और फ़ायदा मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, ही सोल्ड गुड्स, यहाँ पर शॉर्टकट में लिखो सोल्ड गुड्स। 2,000 का सामान 5,000 में सेल किया, 2,000 का सामान को 5,000 रुपये में बेचा, ठीक है। पैसा कितना आया आपके पास, 5,000, कैश में ऐड करो 5,000। फर्नीचर में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। स्टॉक कितना का गया, 2,000 का गया, स्टॉक में से 2,000 माइनस होगा। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 3,000 का हुआ। कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। और क्रेडिटर में कुछ भी नहीं हुआ, 0, ठीक है। इसको मिलाओ, 17,800 प्लस 5,000 22,800, 2,000 यहाँ पर होगा 1,000 इज इक्वल टू 22,500 प्लस 3,000, ठीक है। ये न्यू इक्वेशन यानी हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन इतना ही बड़ा था, ठीक है। अब आप देखिए दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल हो रहा है। इस साइड का टोटल हो रहा है आपका 25,800 और इधर का भी टोटल हो रहा है 25,000, यानी कि ये प्रूफ हो गया है कि कितना भी ट्रांजैक्शन हम लोग कर लें लेकिन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा, यानी इस साइड का टोटल सम और इस साइड का टोटल सम हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट करो। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी भी स्टूडेंट को हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करो। और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब मैं कोई अच्छी वीडियो डालूँगा तो वो आपके पास तुरंत नहीं पहुँच पाएगी। और हम लोग अभी हमारा ये सफ़र स्टार्ट हुआ है, पूरा 1 साल में आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा के बनाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।